आपका इस नए एपिसोड में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, मैंने पहले भी एक एपिसोड बनाया था नक्षत्रों के ऊपर, कि मतलब नक्षत्र के द्वारा कैसे फल बदल जाता है ना। कि हम ऊपर से देखते हैं, ग्रहों के देखने पर जो फल रहता है, और वो नक्षत्रों के जब हम और उसके डीप में जाते हैं, नक्षत्र तक जाते हैं, तो फल एकदम एकदम बदल जाता है, पलट भी सकता है। तो आज उसी कड़ी में मैं एक इस एपिसोड के लेके आया हूँ। वो एपिसोड भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था और उम्मीद है कि ये भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो इसमें चलते हैं आगे। इसमें जो मैंने टाइटल दिया हुआ है, देखिए, शुभ अशुभ भावेश। ठीक है ना। तो आपके सामने एक कुंडली बनी हुई है। देखिए, इसमें कुंडली में कुछ में हरे रंग के गोले बने हुए हैं, सर्किल बने हैं। तो ये गोले, जो हरे रंग के गोले हैं, ये शुभ को दर्शा रहे हैं कि ये इन भावों में जो ग्रह होंगे वो शुभ फल देंगे, और जो लाल गोले बने हैं, इन भावों के स्वामी को अशुभ माना जाएगा और वो अशुभ फल देंगे। ऐसा हमारा ज्योतिष हमारी कहती है, पाराशरी ज्योतिष। और एक नीला गोला अकेला जो है, माफ़ कीजिए, जो 11वां भाव है उसमें नीला गोला है। तो ये नीला गोला इस बात का इंडिकेशन है कि नीले गोले का स्वामी जो होता है वो स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक माना जाता है ना, लेकिन आर्थिक दृष्टि से इसको शुभ माना जाता है। जब हम स्वास्थ्य का फल देखेंगे, स्वास्थ्य का डिस्कशन करेंगे, तो उसमें हम उसको निगेटिव लेंगे, और जब हम पैसे की बात करेंगे, धन की बात करेंगे, तो हम उसको पॉजिटिव लेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन मैंने आपको कलर के हिसाब से बताया है ना, समझाने के लिए। आगे जो एक मैंने इसमें चार्ट भी दिया हुआ है, तालिका दी हुई है महर्षि पाराशर के अनुसार, जो भावेश हैं उनकी शुभ और अशुभता की तालिका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप इसको नोट कर सकते हैं कहीं पर अपने कॉपी में। तो लेफ्ट हैंड में देखिए लग्न राशि है, कि लग्न जो भी आपका मेष लग्न है, वृषभ लग्न है, उसके हिसाब से हो गया। और नेक्स्ट जो कॉलम है उसमें शुभ भावेश हो गया, है ना। तो आप पहले एक कुंडली बना लेंगे किसी भी लग्न की, तो उससे आप इनको प्लेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से भाव के स्वामी को इसमें शुभ कहा गया है। और उसके बाद नेक्स्ट कॉलम अशुभ, ब्रैकेट में अकारक भावेश लिखा हुआ है। और थर्ड में तटस्थ भावेश, मतलब न्यूट्रल। इसका मतलब ना शुभ होगा ना अशुभ होगा, वो न्यूट्रल रहेगा। और या फिर उस पर डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ है, कैसी दृष्टि पड़ रही है, शुभ की पड़ रही है अशुभ की पड़ रही है, उस पर डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाएगा, और अपनी तरफ से वो शांत रहेगा ग्रह। तो ये आप इस लिस्ट को अवश्य कहीं अपने पास सेव कर लें। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा है, महर्षि ने, पाराशर जी ने, कि शुभाशुभ नक्षत्र की लग्नेश, द्वितीयेश, चतुर्थेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश, दशमेश के नक्षत्रों में स्थित ग्रह शुभ फलदायक होते हैं। ठीक है ना। ये समझ में आ रहा होगा आपके कि प्रथम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी जो होंगे वो द्वितीयेश हो गए, चतुर्थ के हो गए, पंचम के हो गए, सप्तम भाव के हो गए, नवमेश। ये तो सब आपको आता ही है, बेसिक चीज़ें हैं। तो इनके नक्षत्रों में जो भी ग्रह स्थित होगा वह शुभ फल देगा। जब उसका टाइम आएगा फल देने का, तो वह शुभ फल देगा। और एकादश भाव, मतलब 11th जो हाउस है, उसका स्वामी मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि स्वास्थ्य के लिए अशुभ पर आर्थिक क्षेत्र के लिए शुभ होता है। और उसके नीचे फिर तृतीयेश, 3, 6, 8, 12, तृतीयेश, षष्ठेश, अष्टमेश तथा द्वादशेश के नक्षत्रों में जो भी ग्रह होंगे वो अशुभ फल देंगे। तो जो मैंने ऊपर आपको सर्किल बना के दिखाए थे कलर्ड, उसी को यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में लिखाया हुआ है। अब एक उदाहरण कुंडली आपके सामने प्रस्तुत है, इसको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल।
जो कि कन्या लग्न की देखिए कुंडली है। प्रथम भाव में 6 लिखा है, तो ये कन्या लग्न का कुंडली हो गई, आपको जानकारी है ही, ठीक है ना। और इसमें गुरु देखिए 11th हाउस में 4 नंबर की राशि में, मतलब उच्च होकर बैठे हैं। 4 नंबर में गुरु उच्च के होते हैं। और चंद्रमा जो है पंचम भाव में मकर राशि में बैठे हैं और सूर्य के नक्षत्र में, चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, उत्तराषाढ़ा में। और सूर्य इसमें हमारे द्वादशेष हैं, उनके नक्षत्र में बैठे हैं। और गुरु जो हैं शनि के नक्षत्र में बैठे हैं, पुष्य नक्षत्र में। और शनि इस कुंडली में जो आपके सामने खुली हुई है उसमें पंचमेश भी हैं और षष्ठेश भी हैं। चूँकि मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि जो है षष्ठेश में पड़ी हुई है, इसीलिए हम थोड़ा सा उनको षष्ठेश को हम ज़्यादा बोलेंगे, इसीलिए हम षष्ठेश को ज़्यादा बोल रहे हैं, पंचमेश को कम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये कुंडली की पोजीशन है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि गुरु और चंद्र एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं, एक दूसरे पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। तो ये कौन सा, गुरु और चंद्र मिलकर गज केसरी योग बना रहे हैं, पूर्ण दृष्टि से बहुत अच्छा योग बना रहे हैं। तो गज केसरी योग में क्या होता है, जब गज केसरी योग आपने पढ़ाई है, इसके आधार पर जो जातक होगा बहुत तेजस्वी होगा, उसकी बुद्धि बहुत अच्छी होगी, काफ़ी धनी होगा, उसका यश होगा, प्रसिद्ध होगा, काफ़ी अच्छे नेचर का होगा। ये सब गज केसरी योग में होता है। तो इस कुंडली देख के आप यही फल कहेंगे, ज्योतिषी जो है यही फल बताएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा गज केसरी योग बन रहा है। गुरु उच्च के होके देख रहे हैं और चंद्रमा पंचम राशि में त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो इसका फल बहुत अच्छा हुआ। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मूल टॉपिक है कि अब हम इसके नक्षत्रों के आधार पर इसका फल कथन कहेंगे। तो जब हमने नक्षत्र देखे तो गुरु तो बैठे हैं षष्ठेश के नक्षत्र में और चंद्रमा बैठे हैं द्वादशेष के नक्षत्र में। तो आपको मैंने ऊपर लिस्ट में बताया था अभी कि अष्टमेश और द्वादशेष के नक्षत्रों में स्थित ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, दोनों के नक्षत्र खराब हो गए। तो अब फल कथन क्या होगा, अब फल कथन इनका गज केसरी योग जो है बेकार हो गया। गज केसरी योग जिसको हम इतना बढ़िया कह रहे थे, हम बहुत खुश हो रहे थे, जातक को बता रहे थे, अब वो गज केसरी योग बिल्कुल बेकार हो गया। नक्षत्रों में जब हमने अंदर जाकर देखा तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नक्षत्र के आधार पर फल कथन जो हम कहते हैं वो ज़्यादा माइन्यूट होता है, ज़्यादा डिटेल्ड होता है। तो इसीलिए जो हमको दिखाई दे रहा है, ऊपरी आँख से दिखाई दे रहा है कि ग्रह कहाँ बैठे हैं, वो जब हम नक्षत्र पर जाते हैं तो फल एकदम पलट जाता है। तो इस प्रकार से कोई और भी उदाहरण मैं भविष्य में आपको दूंगा। ये तो मैंने एक सीधा सा उदाहरण दे दिया गज केसरी का। अब मैं कुंडली में जब 4-5 ग्रहों को शामिल करके एक दूसरा उदाहरण लाऊंगा भविष्य में, तो आपको उससे और फ़ायदा मिलेगी। तो चलिए फिर अगले भाव में, अगले एपिसोड में मैं आपको कोई नई जानकारी दूंगा और फिर मिलते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट भी है कि इसको जो मैं इतनी मेहनत से बनाता हूँ तो लाइक कर दिया करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। और कमेंट भी करिएगा आप लोग, तभी कमेंट से क्या होगा कि फीडबैक मिलेगा कि हम जो ये सिद्धांत पढ़ रहे हैं ये हमारे जीवन में एप्लीकेबल हो भी रहे हैं या खाली हम इनको पढ़े जा रहे हैं। अगर आप लोग कहेंगे हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही फल है, तो इसको फीडबैक मिलने में सभी लोगों को फ़ायदा होगा। जो बाकी हमारे जितने भी दर्शक पढ़ेंगे कमेंट्स को, तो फीडबैक अवश्य दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।